On these rotting tree trunks, something is alive. They can stand upright and produce spores, but they're not fungi or plants. When they're hungry, they spread across the forest, chasing food, but they're not animals. They're slime molds. A slime mold exists at the boundary between liquid and solid. Each one is like one big cell, and it moves in a very strange way. See how it pulses a little bit forward, a little bit back, spreading and searching for bacteria or fungi to eat. But hold on. ये जस्ट देखिए बेटा, आपने एक मजेदार सी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। तो आपको आइडिया लगा स्लाइम मोल्ड्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं? स्लाइमी। अगर कोई चीज ऐसी सी दिखे ना, अजीब सी, चिपचिपी सी, ऐसे मूव करने वाली, जिसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके लिए वर्ड हम देते हैं स्लाइम। क्या कहते हैं? स्लाइम। इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म का नाम स्लाइम मोल्ड दिया हुआ है। दिखने में थोड़े थोड़े फंजाई जैसे दिखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई जैसे देते हैं, तभी इनका नाम आधा वर्ड मोल्ड है। ये मोल्ड वर्ड फंजाई से आया, और क्योंकि स्लाइमी सी अपीयरेंस है इसलिए इनको नाम दे दिया गया हमने स्लाइम मोल्ड। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहते हैं। एनसीईआरटी कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक का मतलब इसको अपने पास, ऐसे जब ये पेड़ पे इस तरीके से मूव कर रहा था, इसको अपने आसपास बेटा कोई भी चीज मिलती है, इसको अपने आसपास चीजें जैसी मिलेंगी, कोई बैक्टीरिया, छोटा छोटा कोई ऑर्गेनिक सामान, सब खा जाता है। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स मतलब छोटी छोटी लकड़ियां, एंड लीव्स एनगल्फिंग, निगलते हुए जितना भी ऑर्गेनिक उसको मटेरियल मिलेगा। यानी धीरे धीरे लकड़ी में से, पत्तों के बीच में से बॉडी ऐसे निकल रही है, मूव कर रही है, और जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है सबका सभी निकल जा रहा है। जब कंडीशंस सुटेबल होती हैं, जब कंडीशंस अच्छी होती है ना, फेवरेबल कंडीशंस होती है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। जब कंडीशंस अच्छी होती हैं तो ये एग्रीगेशन बनाते हैं, एक मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर को हम टर्म करते हैं प्लाज्मोडियम। तो व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, एंड एग्रीगेशन को क्या कहा? प्लाज्मोडियम। दोबारा इस बात को समझाता हूं। जब कंडीशन होती है फेवरेबल तो बेटा इतना बड़ा येलोइश सा स्ट्रक्चर देखा ना, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस बड़े से स्ट्रक्चर को एक वर्ड दिया जाता है प्लाज्मोडियम। और यहाँ पे प्लाज्मोडियम जब मैंने लिखा बेटा, यहाँ पे जो पी है ये स्मॉल में लिखा हुआ है। मैंने कैपिटल पी वाला प्लाज्मोडियम नहीं बोला है, मैंने स्मॉल पी वाला प्लाज्मोडियम बोला है। क्यों? ये जो स्ट्रक्चर बेटा आपको ये देखने को मिल रहा है, ये प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एक एग्रीगेशन, छोटी छोटी चीजों की एग्रीगेशन जो मिला के कंबाइंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम टर्म करते हैं क्या बेटा? प्लाज्मोडियम। राइट? दिस प्लाज्मोडियम मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। इतना बड़ा हो जाता है, अलग अलग कई फीट तक बड़ा हो जाता है। बेटा एक चीज दिमाग लगाओ, ये हम पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तो यूनिसेल्युलर होता है। यहां पर यूनिसेल्युलर छोटी छोटी एंटिटीज ने आके मिले एक बड़ा सा मल्टी सेल्युलर, एक बड़ा सा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाया, जिसको कहा प्लाज्मोडियम। और बेटा ये इतना बड़ा हो जाता है कि कई फुट जितना बड़ा चला जाएगा। समझे मेरी बात? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, अच्छी नहीं होती, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बना है बेटा? फ्रूटिंग बॉडीज। अब फ्रूटिंग बॉडीज क्या होते हैं, इस वीडियो को ना अभी पॉज करो और रिवर्स, पॉज करने के बाद रिवर्स करो और स्टार्टिंग में जाओ। आपको व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं तो पहले डायग्राम में देखो, फिर वीडियो पॉज करके पीछे जाना। जैसे ये आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये फोटो है आपके पास किसकी? प्लाज्मोडियम की। जैसे ही ये अनफेवरेबल कंडीशन में आएगा तो प्लाज्मोडियम कहता है कि यार हम तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो अपने ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाता है। क्या बनाता है? इस तरीके से स्ट्रक्चर्स। अब ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आपके पास, हम समझें कि हमारे पास ये एक पेज है, तो इस पेज पे ये वाला स्ट्रक्चर हुआ एक फ्रूटिंग बॉडी। ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? एक फ्रूटिंग बॉडी इस पेज के ऊपर। समझे मेरी बात? तो ये फ्रूटिंग बॉडीज करती क्या है बेटा? जब भी हम देखते हैं ना वर्ड, ये स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रूटिंग बॉडीज को, किसको? फ्रूटिंग बॉडीज को। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है बेटा? इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के बीच में ये जो डॉट डॉट आपको छोटे छोटे चीजें दिखाई दे रही हैं, ये होते हैं बेटा स्पोर्स। क्या होते हैं? स्पोर्स। तो इफ आई से
कि फ्रूटिंग बॉडीज में है स्पोर्स, तो मैं आपको ना एक चीज रिमाइंड कर देना चाहता हूं बेटा जी, जब भी जिंदगी में वर्ड आता है स्पोर, तो स्पोर क्या है? स्पोर इज अ स्ट्रक्चर which is covered by very resistant wall। एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी कवरिंग जो बहुत ही रेजिस्टेंट है, एक ऐसी लेयर जिसके ऊपर बाहरी एनवायरनमेंट का खराब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो समझो कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे है, ये कहता है कि भैया फेवरेबल एनवायरनमेंट थी तो हम एक प्लाज्मोडियम बनाए रह रहे थे, लेकिन अब कंडीशन क्या हुई कि अब कंडीशन हुई अनफेवरेबल कंडीशन, तो प्लाज्मोडियम तो मर जाएगा। तो ये चाहेगा कि हम मरें, लेकिन ऐसा हो कि कुछ टाइम बाद जब फेवरेबल कंडीशन आए तो हमारे वंश वाले, हमारे वंशज कुछ तो जिंदा रहें। समथिंग शुड कंटिन्यू, राइट? हम मर जाएंगे तो दिक्कत होगी। वी नीड टू लीव समथिंग ऑन द अर्थ जो फेवरेबल कंडीशन में आके दोबारा उग के दोबारा ग्रो कर सके। समझे मेरी बात? कहानी यहां तक क्लियर हुई? तो बेटा यहां पर ये वाली चीज जो अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव कर सकती हैं, वो चीजें क्या हैं? स्पोर। वो चीजें क्या है? स्पोर्स। तो अनफेवरेबल कंडीशन में सबसे पहले बनाएगा फ्रूटिंग बॉडीज, ये फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? इस तरीके से स्पोर्स। ये स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी बर्स्ट होगी, स्पोर्स बाहर निकलेंगे और स्पोर्स एनवायरमेंट में, मिट्टी में बैठ जाएंगे। जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है बेटा, स्पोर्स दोबारा जर्मिनेट करते हैं और दोबारा प्लाज्मोडियम बन जाता है। कैसे बनेगा देखेंगे अभी हम नोट्स में। इसको कंप्लीट करते हैं। During unfavorable condition, Plasmodium differentiate and forms fruiting bodies, bearing spores at their tips. Fruiting bodies के tips पे क्या मिलते हैं? Spore. The spores possess true walls. Spores के पास true cellulosic cell walls मिलते हैं, याद रखना। The spores possess true walls. यहाँ पे true walls मतलब true cell wall। यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। स्लाइम मोल्ड में जो बेटा ये प्लाज्मोडियम होता है, इट हैज नो सेल वॉल। आपने देखा था इस तरीके से धीरे 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 करके आगे बढ़ रही थी। तो अगर बेटा उसके पास सेल वॉल होती तो वो स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर होता ना। अब प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन, इस प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन के पास, इसके पास सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन जब ये स्पोर बनाएगा तो स्पोर के पास असली वाली सेल वॉल बनेगी, जो किस चीज का बना हुआ है? सेल्यूलोज का। किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज। स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, चाहे कंडीशन जितनी मर्जी खराब हो। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, फैला दिए जाते हैं एयर करंट की मदद से। सिंपल था, छोटा सा था। तो अब यहाँ देखते हैं अपने नोट्स क्या कहते हैं। बेटा अब ये सिंपल लगा हुआ एक स्लाइम मोल्ड देख सकते हो यहाँ पर, राइट? स्लाइम मोल्ड्स, सेल वॉल तो अक्सर इनके पास, हमने जैसे पढ़ा स्लाइल वॉल तो इनके पास एब्सेंट होगी। अराउंड द सोमैटिक सेल मतलब जो हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, यहाँ पे सोमैटिक सेल स्ट्रक्चर जो है बेटा, यहाँ पे अगर मैं ये सोमैटिक सेल स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ तो इस सोमैटिक सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लाज्मोडियम। तो मैं कह रहा हूं कि सेल वॉल इज एब्सेंट अराउंड द प्लाज्मोडियम बट इट इज प्रेजेंट अराउंड द स्पोर। वही एनसीईआरटी वाली बात, क्लियर? ये सैप्रोट्रोपिक और फेगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों शो करते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में टेंशन नहीं लेनी, समझो ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं। और अगर कोई भी चीज फेगोट्रोपिक आ जाए तो इसका मतलब समझो कि कोई चीज को निगला जा रहा है, कंज्यूम कर दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल। रिजर्व फूड के नाम पे बेटा ग्लाइकोजन ऑयल है, नॉट इंपॉर्टेंट। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो यहां देख रहे हो, इसके टाइप्स हैं बेटा, दो टाइप, ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर। इनकी दोनों टाइप्स के सिर्फ नाम जानने जरूरी है। एक ए सेल्यूलर होगा, एक सेल्यूलर। तो इनकी डिटेल्स ज्यादा नहीं देखनी है, बस ए सेल्यूलर की हम डिटेल्स में जाएंगे। सेल्यूलर की डिटेल्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ए सेल्यूलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये देखो ना, आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बेटा? यही तो न्यूक्लियस है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या है? ये न्यूक्लियस तो है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ना, ठीक? इट इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ स्लाइम लेयर। स्लाइम मतलब चिपचिपी सी लेयर। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ने फ्यूज किया, एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाया। कैसे बनाया अभी समझाऊंगा। मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाया और इनके आसपास एक चिपचिपी सी, एक थिक सी, एक ना स्टिकी सी कवरिंग आ गई, जिसको अपने स्लाइम लेयर कह दिया।
और इस बिट प्लाज्मोडियम के पास, इस वाले स्ट्रक्चर के पास सेल वॉल तो नहीं होती, और बेटा मूव करेगी क्या, धीरे 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 ऐसे ऐसे करके। तो मूवमेंट कैसी होती है इसकी, अमीबॉइड मूवमेंट थ्रू सूडोपोडिया, राइट। अब देखो कैसा है बेटा, समझो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, यस। तो मैं यहाँ पे कहता हूं ये सब क्या है, ये सब है बेटा फ्रूटिंग बॉडीज। और इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या टर्म कर रहे हैं, स्पोरेंजिया। क्या टर्म कर रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज को नाम क्या दे रहे हैं, स्पोरेंजिया, राइट। तो मैं कह रहा हूं अनफेवरेबल कंडीशन है तो फ्रूटिंग बॉडीज बनी, जिसको हमने स्पोरेंजिया कह दिया। और स्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पे डॉट डॉट में ये क्या है, इसके अंदर ये जो पड़े हुए हैं ये हैं बेटा स्पोर्स, ओके। अब फ्रूटिंग बॉडीज ने बर्स्ट किया और क्या हुए, स्पोर्स रिलीज हुए। अब जब स्पोर्स रिलीज हुए तो कुछ टाइम बाद फेवरेबल कंडीशन आई, क्या आई, फेवरेबल कंडीशन। तो बेटा स्पोर्स जर्मिनेट करे, और जर्मिनेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर का नाम एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ, मैं आपको लिखा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर है मिक्स अमीबा। कैसा है, मिक्स अमीबा, राइट बेटा। याद रखना एक मेरी बात, जब आपके पास स्पोर बनता है ना, ये जो स्पोर होता है, याद रखना बेटा ये वाला फैक्ट अभी सिलेबस में हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, स्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जो स्पोर होता है वो होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। सो स्पोर्स आर रिलीज्ड और स्पोर्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो बेटा जब स्पोर जर्मिनेट होंगे वो मिक्स अमीबा बनाएंगे, तो मिक्स अमीबा भी तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा ना, समझे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो और इस तरीके से बहुत सारे मिक्स अमीबा बनेंगे, इनमें से मिक्स अमीबा फ्यूज करेंगे अच्छे से, और फ्यूज करने के बाद एक जाइगोट बनाएंगे, राइट। क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट अब बढ़ेगा, खाना खाएगा, बढ़ेगा। अब जब जाइगोट बढ़ेगा, खाना खाएगा, तो सेल डिवीजन करना चाहिए ना, और सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस उसके बाद होती है। यहां पर कैरियोकाइनेसिस होती जा रही है, एक न्यूक्लियस से दो, अब साइटोकाइनेसिस होनी थी बट नहीं हुई, तो दो न्यूक्लियस से टूटे, 4 बने, 4 से 8, तो न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता गया। तो इस कंडीशन में कैरियोकाइनेसिस होती गई, साइटोकाइनेसिस ना हुई, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता गया, तो एक आपके पास इस तरीके से एक मास बन गया ना, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे। अब ये न्यूक्लियस आपके पास इतने सारे क्यों थे, क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई और कैरियोकाइनेसिस होती रही। तो यही तो है बेटा पूरा का पूरा स्लाइम। तो आपको समझ आया, स्लाइम मोल्स में स्लाइम लेयर क्लियर हुआ। अब एक और चीज देखिए बेटा, ये स्लाइम लेयर में इंडिविजुअल, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है। अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ये अपने पास एक न्यूक्लियस तो है, और न्यूक्लियस डिप्लॉयड है। क्यों डिप्लॉयड था, अब यहां देखो, इस मिक्स अमीबा हैप्लॉयड था, इसने फ्यूज किया तो इन दो हैप्लॉयड न्यूक्लियस भी तो मिल गए, और जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं तो बेटा ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जाइगोट ने कैरियोकाइनेसिस करी, एस फेज में जाके कैरियोकाइनेसिस करी, राइट। एस फेज में जाके पहले डुप्लीकेट किया और बाद में जाके कैरियोकाइनेसिस कर लिए, प्रोफेज, मेटा, एनाफेज, टेलोफेज हो गया, बट यहाँ पर साइटोकाइनेसिस ना हुई। जब साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो आपके पास स्ट्रक्चर बेटा ये बन गया कि नहीं बना। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बेटा आपके पास बना है, इस स्ट्रक्चर में आपके पास न्यूक्लियस दिखे हैं, हर न्यूक्लियस डिप्लॉयड है। अब कंडीशन जैसे अनफेवरेबल आएगी, हर न्यूक्लियस में एवरी न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस, और हमें तो मालूम है ना बेटा, सेल डिवीजन हम पढ़ चुके हैं, हमें ये बात मालूम है कि न्यूक्लियस में या किसी भी चीज में अगर कभी भी मियोसिस होती है तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से क्या बनता है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। क्या बनता है, डिप्लॉयड से बनेगा हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस जो है वो मियोसिस करेगा और उससे हैप्लॉयड बनेगा, और हैप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बना हुआ स्पोर दो दिखाई दे गया। सिंपल, यहाँ तक की तो कहानी बेटा आपको क्लियर भी हो गई, समझ भी आ गई। तो इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा का पूरा जो आपने स्लाइम मोल्ड्स पढ़े बेटा, इसमें कुछ फंगस जैसे फीचर्स भी दिखेंगे। जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं ये फंगस का नेचर होता है। ये प्लांट्स फ्रूटिंग बॉडीज नहीं बनाते, फंगस बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज भी मिल रही है, तो हमने कहा फंगस जैसे फीचर्स भी हैं। प्लांट जैसे कोई फीचर है, यस, सेल वॉल, प्लांट में भी स्पोर बनते हैं, और प्लांट के स्पोर के पास
सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, तो यहाँ पे प्लांट के स्पोर की तरह सेल्यूलोज की सेल वॉल है। क्या इसमें एनिमल लाइक फीचर है? यस। प्लाज्मोडियम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम, ये वाला छोटे पी वाला प्लाज्मोडियम जो एग्रीगेशन है ये विदाउट सेल वॉल है, तो एनिमल्स में भी तो सेल वॉल नहीं मिलती। तो समझे? तो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में कभी ये फंगस की तरह बिहेव करेगा, कभी फंगस जैसा कैरेक्टर दिखाएगा, तो कभी प्लांट जैसा, तो कभी एनिमल जैसा। तो हम ऐसा कहते हैं कि जो ये स्लाइम मोल्स होते हैं बेटा, ये स्लाइम मोल्स दोनों के तीनों के जैसे, नॉट दोनों बट तीनों के जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? स्लाइम मोल्ड समझ आया। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटोजोन्स। वेरी सिंपल, पहले हम नोट से पढ़ेंगे फिर हम एनसीईआरटी देखेंगे। प्रोटोजोन्स 4 मेजर ग्रुप्स में बांट दिए गए। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिनके पास फ्लैजिला होगा, इनका नाम ध्यान रखना, ये रटने पड़ेंगे, मैस्टिगोफोरा। सार्कोडीन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन जिसमें अमीबा वगैरह आ जाते हैं। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स है बेटा, इनको एपिकॉम्प्लेक्सेंस कहते हैं। और सीलिएट्स, जिनके पास सीलिया होगा, जैसे पैरामीशियम, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, राइट? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, नाम से पता लग रहा है बेटा इनके पास फ्लैजिला होगी, और ये फ्री लिविंग पैरासिटिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। बस अब जो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, दो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट ये बेटा पेपर में आती हैं। ये 9th में भी पढ़ी है आपने ये सब चीजें, आप लोग अब अलग अलग जगह इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखते रहोगे, तो मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया। पहला हमारे पास ऑर्गेनिज्म है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी। ये क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। तो अगर आपको ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी का इन्फेक्शन हो गया तो आपको ना दिन भर आंखें ऐसे ना खोलने की कोशिश करोगे, ऐसे बंद होती रहेंगी, ऐसे बंद होती रहेंगी। इतना ज्यादा बॉडी में स्लीपी फीलिंग आती है। ऐसा होता है कि शरीर में ये ना जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी है, ये शरीर में ऐसा इन्फेक्शन करता है कि इट फील्स कि आदमी को नींद आ रही है। वो आदमी की बॉडी में इतनी थकान है कि वो अपने पलके भी नहीं उठा पाएगा। तो आप पलके उठाएगा बंद, पलके उठाएगा बंद, तो इस तरीके से कंडीशन हो रही है। तो ऐसा लगता है कि आदमी को दिन भर नींद आ रही है, तो हम कह देते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये टी फॉर ट्रांसमिशन कौन करते हैं? तो इसको कहते हैं सिट सी फ्लाई, कहते हैं एस, ये पहले वाला टी साइलेंट होता है, सिट सी फ्लाई, समझे? और ये इसका जो पैरासाइट है ये ब्लड के प्लाज्मा में और ब्रेन का जो फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसमें रहता है। नेक्स्ट होता है बेटा लीशमैनिया डोनोवानी। लीशमैनिया डोनोवानी काला आजार कराता है, जिसको हिंदी में कहते हैं काला ज्वर। शरीर का जो बॉडी का पिगमेंटेशन होता है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, शरीर आपकी बॉडी में डार्कर कलर का होना शुरू हो जाता है अंडर दिस थिंग। इसको डम फीवर भी कहते हैं। जो पैरासाइट है वो लिवर और स्प्लीन में रहता है, इस और पिगमेंटेशन बॉडी की डार्क हुई, क्लियर? फैला किससे? सैंड फ्लाई, सिंपल फ्लेबोटोमास, जिसको हम सैंड फ्लाई कहते हैं। नेक्स्ट ट्राइकोनिम्फा लोफोमोनास। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैं, ये हमारे कौन से वाले ऑर्गेनिज्म है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ट्राइकोनिम्फा लोफोमोनास। ये दोनों बेटा एक दीमक यानी टर्माइट, उसकी बॉडी में रहते हैं। ये जो टर्माइट है ये एक आर्थ्रोपोडा है। टर्माइट सेल्यूलोज खाएगा, क्योंकि लकड़ी खा जाता है, सारा फर्नीचर खराब कर देता है। तो टर्माइट सेल्यूलोज को खा तो लेता है, लेकिन टर्माइट की अपनी बॉडी सेल्यूलोज को पचाने के लिए जितना भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो नहीं बना सकती। तो ये ट्राइकोनिम्फा लोफोमोनास एक टर्माइट की बॉडी में एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, और वहां पे इनको टर्माइट से खाना मिलता है, और इसके रिस्पॉन्स में ये क्या बनाते हैं? सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। नेक्स्ट चीज बेटा जियार्डिया इंटेस्टाइनालिस। ये जियार्डिया एसिस करता है, बेसिकली एक इंटेस्टाइन का डिसीज है। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। ट्रांसमिशन गंदे खाने पीने से होती है। ये इंटेस्टाइन में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, नाम से पता लग रहा है वुमेन वजाइना को इन्फेक्ट करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, और ये डिसीज करता है ट्राइकोमोनियासिस। तो यहां तक पढ़े आपने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, डन। नेक्स्ट पढ़ना है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स अमीबा जैसे, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है तो बेटा ये देखने में फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल तीनों जगह रह सकते हैं। क्योंकि अमीबा है तो बचपन से पढ़ते हैं, सूडोपोडिया तो इसके पास होगा। और इन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स होता है, इनकी एक कैटेगरी होती है जिनको कहते हैं रेडियोलैरियंस। देयर आर सम अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जिनको हम रेडियोलैरियंस कहते हैं, और उनकी क्वालिटी क्या होती है? उनकी बॉडी में सिलिका का शेल होता है, समझे? यानी some amoeboid protozoans have a silica shell within their body and they are called as radiolarians, right बेटा? Clear? Next, Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica एग्जाम्पल है एक सार्कोडीम्स का। ये क्या करता है? इंटेस्टाइन में जाता है।
इंटेस्टाइन में रहता है और एक खतरनाक सी डिसीज करता है, इसको कहते हैं डिसेंट्री। मैं आपसे एक चीज पूछ लूं, इनफैक्ट बेटा 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, डायरिया और दूसरा डिसेंट्री। ये जो डायरिया है इसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में लूज मोशंस कह देते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं दस्त। लूज मोशन तो समझते हो कि कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल्स बिकम अ लिक्विड, स्टूल्स एकदम लिक्विफाई हो जाते हैं, इसको डायरिया कहते हैं। बट डिसेंट्री कौन करवाता है? एंटामोइबा हिस्टोलिटिका विच इज अमीबॉइड प्रोटोजोन। और डिसेंट्री के केस में क्या होता है, ये बेटा इंटेस्टाइन में रहेगा, इंटेस्टाइन में रह के इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा लेयर होता है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है और म्यूकोजा लेयर के अंदर घुस जाता है, और अंदर घुसने के बाद आपकी जो ब्लड है, आपका टिश्यू है, उसको कंज्यूम करेगा। तो अगर इंटेस्टाइन के अंदर ये बैठा है तो आपके ब्लड और टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा। ब्लड टिश्यू को इन्फेक्ट किया तो सीधी सी बात, म्यूकस का लेयर टूटा तो स्टूल के अंदर, पॉटी के अंदर म्यूकस मिलेगा, उसके साथ साथ ब्लड मिलेगा। समझे? यहाँ पे कहते हैं एंटामोइबा हिस्टोलिटिका अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूल फीसेस कम अलोंग विद द ब्लड एंड म्यूकस, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल टिश्यू और हम जो खाना खाते हैं उस पर फीड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे हमने देखा था एक मरीन फॉर्म्स होते हैं जिनको हम रेडियोलैरियंस कहते हैं। पहली बात, वो एक्सक्लूसिवली मरीन है और हम पढ़ ही चुके हैं, उनके पास सिलिका का बना हुआ स्केलेटन होता है, राइट। यहाँ पे अमीबा, एक और एग्जाम्पल, अमीबा के पास सूडोपोडिया है, हमें मालूम है। अमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। यस, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? बेटा ये एक स्ट्रक्चर है जो किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। किस में हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। एक फैक्ट तुम्हें बता दूं, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका के पास नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है, लेकिन अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने को मिलेगा जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। लास्ट, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स बॉडी के अंदर जाके रहते हैं एज अ पैरासाइट, तो इसलिए इनको एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। इनका स्पोर स्टेज होता है, इनका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ये क्या है इसके लिए डिटेल्स में अभी कुछ नहीं जाना है, सिर्फ इतना बात जानो, आपके पास ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम कैपिटल पी वाला है, यहाँ पे देखो आप कैपिटल पी वाला है, और ये प्लाज्मोडियम कैपिटल पी वाला स्पोरोजोन है, स्मॉल पी वाला स्लाइम मोल्ड है। ये जो प्लाज्मोडियम है बेटा, ये क्या करता है? मलेरिया। क्या करता है? मलेरिया। तो जब मलेरिया होता है ना, तो ये जो मच्छर है, मच्छर फीमेल एनोफिलीज, वो ना इंसान को आके काटती है, उसके बाद तो मलेरिया होता है। तो आपको मलेरिया मच्छर के काटने से हुआ, क्यों? क्योंकि जब व्हेन द फीमेल एनोफिलीज, द फीमेल मच्छर इज बाइटिंग यू, वो अपना सलाइवा आपके ब्लड में डाल देती है और आपका ब्लड चूस लेती है। तो जब वो अपना सलाइवा आपके ब्लड में डालती है, तो अलोंग विद द सलाइवा ऑफ द मच्छर यू गेट सम स्पोर्स। क्या मिलते हैं आपको? स्पोर्स। समझे? इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनका जो स्पोर स्टेज होता है वो इन्फेक्टिव होता है, कि जब इन ह्यूमंस को, ये जो ह्यूमन है इसको मॉस्किटो बाइट हुआ, तो जब मॉस्किटो बाइट हुआ तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, इधर से ब्लड इसके पास चला गया और ऊपर से यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ब्लड के साथ साथ आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, सलाइवा मॉस्किटो का, जिसके अंदर कोई एक स्पेशल चीज पड़ी है जिसको कहते हैं स्पोरोजोइट्स। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट्स। और स्पोरोजोइट्स क्या है बेटा? दीज आर दी स्पोर्स ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो स्पोरोजोइट्स आर दी स्पोर स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम, और यही तो स्पोरोजोइट आके क्या कॉज करते हैं? मलेरिया। समझे मेरी बात? तो इसीलिए डिसीज के लिए, इन्फेक्शन के लिए जो स्टेज रिस्पॉन्सिबल है वो स्पोर स्टेज रिस्पॉन्सिबल है। डन। दूसरा, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम का दूसरा रिश्तेदार होता है, इन अर्थवॉर्म को इन्फेक्ट करता है। हम प्लाज्मोडियम को लेके देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट जिसमें रिप्रोडक्शन हुआ सेक्सुअल, फीमेल एनोफिलीज। जो सेकेंडरी होस्ट है वो है ह्यूमंस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। नेक्स्ट, अ स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये रटना पड़ेगा बेटा, ये +2 में काम आता है, अभी तो काम आएगा, +2 में बहुत ज्यादा काम आएगा। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। राइट, ये प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीशीज हैं जो मलेरिया हमें कर सकती हैं। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है? स्पोरोजोइट। आपको यहाँ दिखाया ना, ये इन्फेक्टिव स्टेज जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, ये वाली चीज दिखाई ना आपको,
बताई थी, ये स्पोरोजोइट्स। जब मच्छर काटता है तो हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट्स आते हैं। और यहाँ पे लास्ट चीज है सीलिएट्स, जिनके पास सीलिया है। सीलिएट्स है तो भैया इनके पास सीलिया है, तो पूरी की पूरी बॉडी में सीलिया है। ये चप्पल होता है, जैसे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा है, एकदम चप्पल जैसे दिखाई देता है, तो इनको चप्पल की तरह याद रखना है और सोचना कि इनसे सीलिया निकल रहा है। एक्वाटिक है, सीलिया की मदद से मूव करते हैं, राइट। इनके पास सीलिया, पूरी की पूरी बॉडी में सीलिया है। अब एक चीज जहां से क्वेश्चन आएगा, ये जो प्लाज्मोड, ये जो आपके पास पैरामीशियम है ना बेटा, इस पैरामीशियम में एक नहीं दो न्यूक्लियस है, एक नहीं दो न्यूक्लियस है। तो हम कहते हैं इसके पास न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म है, दो टाइप के न्यूक्लियस है। सिर्फ ऐसा नहीं बोलूंगा कि दो न्यूक्लियस है सेम सेम, नहीं, दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस है, समझे। ये कहते हैं एक बड़ा न्यूक्लियस जिसको मैंने कहा मैक्रो न्यूक्लियस, और एक छोटा न्यूक्लियस जिसको कहा माइक्रो न्यूक्लियस। अब ये जो पैरामीशियम है, इसकी बॉडी में बेटा बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, तो उन सब चीजों को कंट्रोल करेगा। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की एक साइट होगा, उन सबको कंट्रोल करेगा ये वाला, अरे क्या कर दिया, ये वाला जो आपके पास मैक्रो न्यूक्लियस होगा, इस सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। और जो आपके पास ये माइक्रो न्यूक्लियस है, ये माइक्रो न्यूक्लियस वैसा असली वाला न्यूक्लियस है जैसे असली वाला न्यूक्लियस होता है, और इसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, यानी ये सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखेगा। समझाने को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, जैसे न्यूक्लियस के पास जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के पास होती है ना बेटा, तो न्यूक्लियस की ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे पास डाउन होती है। सो ये माइक्रो न्यूक्लियस के पास ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और यही इंफॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे पास डाउन होती है। ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है, इट कंट्रोल्स ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द पैरामीशियम, राइट। तो यहां तक थी हमारी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जल्दी से देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी ने बता दिया, हमने पढ़ लिया स्पोरोजोन्स को तो पढ़ चुके हैं, अब यहां देखते हैं हम प्रोटोजोन्स। All the protozoans are heterotrophs and live as predators or parasite. Okay, they are believed to be primitive relative of animals। और बेटा ये पॉइंट पे आपका क्वेश्चन बनेगा, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, पैराजोआ, बेसिकली पैराजोआ याद है, स्पॉन्जेस को पैराजोआ में डाला था, तो स्पॉन्जेस का जो आपके पास स्टीरियोगैस्ट्रूला, पैरेनकाइम्यूला और एम्फीब्लास्टूला, ये तीन चीजें बेटा स्पॉन्जेस के लार्वा होते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी एंड वेरी क्लोज टू प्रोटोजोन्स। मैं बोलता हूँ स्टीरियोगैस्ट्रूला, ये स्टीरियोगैस्ट्रूला इज अ लार्वा ऑफ स्पॉन्जेस, एंड ये लार्वा ऑफ स्पॉन्जेस इज वेरी सिमिलर टू प्रोटोजोन्स। तो हम ऐसा कहते हैं कि प्रोटोजोन्स आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। क्लियर हुआ? प्रिमिटिव यानी लेस डेवलप्ड टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स, पढ़ लिया था हमने कॉपी में। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, तीनों जगह रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट देयर सूडोपोडिया, सूडोपोडिया बनाते हैं, जैसे हमने अमीबा के केस में देखा। समझ आ गया? मरीन फॉर्म्स के पास सिलिका होती है उनके सरफेस पे, और इन चीजों को क्या कहते हैं? रेडियोलैरियंस। क्या कहते हैं? रेडियोलैरियंस। इनमें से कुछ जैसे एंटामोeba हिस्टोलिटिका डिसीज करते हैं, जैसे अमीबिक डाइसेंट्री। नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड, जिसके पास फ्लैजिला होगा। देखो एनसीईआरटी कितना छोटा सा बोलता, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। इनके पास फ्लैजिला होगा, कहानी खत्म। पैरासिटिक फॉर्म्स डिसीज कॉज करेंगे, जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी स्लीपिंग सिकनेस करता है, राइट। लीशमैनिया क्या करता है? काला आजार करता है। सीलिएटेड, जिनके पास सीलिया होगा, दे आर एक्वाटिक, एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सीलिया की मदद से ही ये मूव करेंगे। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। क्या है यहाँ पे डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, जहां से बाहर का खाना, ये बाहर का खाना अंदर जाता है यहाँ से। तो बेटा इस कैविटी को हम क्या टर्म करते हैं? गलेट। क्या टर्म करते हैं? गलेट, राइट। दे हैव अ कैविटी called as gullet that opens to outside of the cell surface, जिसकी मदद से बाहर से खाना पहुंचेगा अंदर। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet। अब सीलिया जो है वो समझो कि इस तरीके से, if my mouth is the gullet, सीलिया ऐसे ऐसे बीट कर रहे हैं। सीलिया अगर ऐसे ऐसे साथ साथ बीट करेंगे तो पूरे के पूरे पानी का भाव मेरे माउथ की तरफ आएगा ना।
सेम चीज इसके साथ होती है। सीलिया इस तरीके से बीट करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, और ऐसे बीट करने की वजह से जितना भी पानी में खाना पड़ा होता है वो सारा का सारा खाना इसकी तरफ आने लगता है। समझे? एग्जाम्पल में बोलो तो चप्पल जो है पैरामीशियम की शेप एकदम हवाई चप्पल जैसी होती है तो चप्पल बोल देते हैं इसको। ये साइंटिफिक वर्ड नहीं है, याद करने वाली बात है। स्पोरोजोन्स डाइवर्स हैव अ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। याद है वो स्पोर लाइक स्टेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था? स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोन्स अगर इन्फेक्ट करते हैं तो स्पोर लाइक स्टेज से करते हैं। देखो बेटा, क्यों हमने नोट्स पढ़े? क्योंकि जब चीज को हम डिटेल में समझ लेते हैं तो एनसीईआरटी के हर वर्ड का मतलब निकाल पाते हैं। दे आर मोस्ट नोटोरियस, बहुत ही एकदम मतलब उदंग मचाने वाले, एकदम परेशान करने वाले। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, जिसने ना धुआं कर रखा है, नाक में दम कर रखा है इंसान के। आज भी इतने एडवांस होंगे, हमारे पास मलेरिया का प्रॉपर वो नहीं है, आज भी हम मलेरिया को खत्म नहीं कर सके, राइट? द मोस्ट नोटोरियस जिसने इंसान को परेशान कर रखा है इस प्लाज्मोडियम, और देखो यहाँ पे कैपिटल पी है, छोटा वाला पी नहीं है। द मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया, और याद रखो मलेरिया के 4, ओवेल, फैल्सीपैरम, मलेरी, एंड आपके पास चौथा कौन सा था? चौथा ये पढ़ा हमने वाइवैक्स। हाँ, मलेरिया, फैल्सीपैरम, वाइवैक्स, मलेरियन, ओवेल, ये चारों बेटा हमने कैटेगरीज पढ़ी। The most notorious is Plasmodium, which causes malaria, the disease which has a staggering effect on human population, यानी human population को जो कम कर देती है, staggering effect इसका है। यहाँ तक पूरा का पूरा था बेटा प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा सिंपल, आसान, सारी की सारी कैटेगरीज आपने फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक सारे के सारे फॉर्म्स देख लिए। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए छोटा सा लेक्चर था, सिर्फ इतना ही। प्रोटिस्टा यहाँ पे कंप्लीट होता है, मोनेरा आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर्स अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे बेटा क्या, हम लोग अगले हफ्ते फंजाई से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जाओ खूब मेहनत करो।